और इसी दौर में कबीला हुआ करता था जो कि मंगोलों के डर से अनातोलिया पहुंचा था और इसी कबीले का नाम काय कबीला हुआ करता था जो कि सुलेमान शाह का कबीला था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जिसमें से तीसरे नंबर के बेटे का नाम अर्तुरुल था। ये सुलेमान शाह का वही बेटा था कि जिसके जज्बे और हिम्मत से सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी गई। अर्तुरुल गाजी के बारे में कहा जाता है कि अर्तुरुल जहाँ भी जाते जीत उनका मुकद्दर बन जाती थी। सन 1258 में अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान थे जिन्होंने अर्तुरुल गाजी के सपने को पूरा किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ऑटोमन एम्पायर और मुग़ल एम्पायर के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर था। तो वीडियो को पूरा देखें और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात 13वीं सदी की है कि जब एक शख्स ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि तारीख में जिसका कोई दूसरा सानी नहीं, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी थे। दोस्तों, यूं तो अर्तुरुल गाजी ने कबीलों को एक किया था, लेकिन असल मायने में सल्तनत की बुनियाद अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान गाजी ने ही रखी थी। ये वो मजबूत सल्तनत थी कि जिसने 1299 से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत तक लगभग आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की और लगभग 600 सालों तक अपने ताकत का परचम दुनिया में लहराया था। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक ये सल्तनत उस दौर की सुपर पावर मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इसी दौर में एक और मुस्लिम सल्तनत थी जो कि सुपर पावर का दर्जा रखा करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत के बारे में, जो कि 16वीं सदी की सबसे ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी। ये वो सल्तनत थी कि जिसने अपने ताकत के बदौलत पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम लहराया था और उस दौर में ये सल्तनत सबसे अमीर और सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी, जिसने सल्तनत उस्मानिया को भी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मुगल सल्तनत ज्यादा ताकतवर थी या फिर सल्तनत उस्मानिया। ये जानने के लिए हमने उस दौर को और इन दोनों ही सल्तनतों को डीपली स्टडी किया। दोनों ही सल्तनतों की सैन्य शक्ति और जीडीपी को हमने कंपेयर किया और ये जानने की कोशिश की कि इन दोनों ही महान सल्तनतों में से कौन ज्यादा ताकतवर था। सबसे पहले बात करते हैं मुगल सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, ये बात 16वीं सदी की है कि जब कुछ कबीले खैबर पास कर अपनी एक नई दुनिया बसाने के इरादे से निकले थे और इस कबीले के सरदार का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये वही बाबर था कि जिसके रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून दौड़ता था। बाबर और उसके आने वाली नस्लों ने हिंदुस्तान पर अपनी बहादुरी और शुजाअत के बदौलत 300 सालों तक हुकूमत की। आपको बता दें कि 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी और आगे चलकर बेटे हुमायूं और पोते अकबर ने बदस्तूर सल्तनत को आगे बढ़ाया और फिर आगे चलकर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दौर में ये सल्तनत सबसे ज्यादा ताकतवर बन गई। और बात करें सल्तनत के एरिया के बारे में तो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दौर में सल्तनत का एरिया 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। 16वीं और 18वीं सदी के दौर में मुगल सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत मानी जाती थी। आपको बता दें कि उस दौर में दुनिया की 1/4 दौलत तो सिर्फ मुगल सल्तनत के पास हुआ करती थी। उस दौर में मुगल सल्तनत की जीडीपी 30% के आसपास हुआ करती थी। दोस्तों, दौलत के मामले में कोई भी दूसरी सल्तनत मुगल सल्तनत की सानी नहीं थी। मुगलों द्वारा बनाए गए माथे जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद चीख चीख कर उनकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। हथियारों के मामले में भी मुगल काफी आगे रहे। मुगल काल में बने तलवारों का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता था। मुगल सल्तनत में खास बात यह रही कि उनके दौरे हुकूमत में हर मजहब को आजादी रही। उन्होंने मजहब के आधार पर कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने हिंदुस्तान पर 300 सालों तक राज किया। दूसरी तरफ अगर बात करें सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो उसकी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना लूटमार करते हुए मुसलमानों और अनातोलिया के इलाके पहुंची। उस दौर में मंगोल ऐसे वैश्य थे कि जहां भी जाते खून की दरिया बहा देते। तबाही और बर्बादी का मंजर एक होता था और इसी दौर में कबीला हुआ करता था जो कि मंगोलों के डर से अनातोलिया पहुंचा था और इसी कबीले का नाम काय कबीला हुआ करता था जो कि सुलेमान शाह का कबीला था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जिसमें से तीसरे नंबर के बेटे का नाम अर्तुरुल था। ये सुलेमान शाह का वही बेटा था कि जिसके जज्बे और हिम्मत से सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी गई। अर्तुरुल गाजी के बारे में कहा जाता है कि अर्तुरुल जहाँ भी जाते जीत उनका मुकद्दर बन जाती थी। सन 1258 में अर्तुरुल गाजी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान थे जिन्होंने अर्तुरुल गाजी के सपने को पूरा किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। वही सल्तनत उस्मानिया जिसने अगले 600 सालों तक 3 बर आजम पर हुकूमत की और आज के हिसाब से इसे देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत लगभग 40 देशों पर थी। सन 15
1500 से लेकर 18वीं सदी तक सल्तनत उस्मानिया के लिए सुनहरा दौर रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया में सुपर पावर के तौर पर जानी गई। ये वो दौर था कि जब किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके। यूरोप हो या अफ्रीका हो या फिर एशिया, दुनिया भर में मुसलमानों का डंका बजा करता था। एक तरफ मुगल सल्तनत जो कि अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ताकतवर सल्तनत उस्मानिया। और दोस्तों आखिर में इन दोनों सल्तनतों का खात्मा अंग्रेजों की साजिशों की वजह से हुई। मुगल सल्तनत का खात्मा 1857 में किया गया और इसके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर साबित हुए। तो वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह इन दोनों ही बेमिसाल सल्तनतों का अंत हुआ। इन दोनों सल्तनतों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और हमारे लिए जानकारी थी। दोनों ही वैसे ऑटोमन एम्पायर और मुगल सल्तनत दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, दोनों ही। आपको क्या लगता है कौन सी ज़्यादा ताकतवर सल्तनत थी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अपनी राय ज़रूर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।